आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इक्कीस जुलाई शुक्रवार है आज, हफ्ते के आखिरी दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं नितिन ठाकुर। मणिपुर की घटनाओं पर देश भर में रोष है, लेकिन अब खबर आ रही है कि यौन हिंसा की पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग में महीना भर पहले शिकायत की थी। इस पर कितना एक्शन हुआ, दिन भर की शुरुआत इसी से। फिर बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ शहीद दिवस मनाने वाली टीएमसी का धर्म संकट टटोलेंगे, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए गठबंधन में उससे गलबहियां भी कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की बात भी होगी, और अंत में भारत ने नॉन बासमती चावलों को विदेश में बेचने पर रोक लगा दी है। ये फैसला क्यों हुआ, इसका असर क्या होगा, जानने की कोशिश करेंगे। फिर भौचक में सुनेंगे ऐसे अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जो बनते बनते रह गया। मगर शुरुआत करेंगे 60 सेकंड हेडलाइन से। लाए हैं शुभम तिवारी। शुक्रिया नितिन। मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाने का मामला, 4 आरोपी 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शांति बहाली का किया वादा। इंग्लैंड के संसद में भी उठा मणिपुर का मुद्दा। सांसदों ने कहा कि हिंसा में चर्च भी जलाए जा रहे हैं। मोदी सरनेम केस में अब 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को भेजा नोटिस। 12 अगस्त को हो सकता है कुश्ती संघ का चुनाव। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के बाद भंग की गई थी समिति। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे यानी पुरातात्विक सर्वेक्षण की मिली इजाजत। वाराणसी की जिला अदालत ने दिया फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास में घुसने की हुई कोशिश। आरोपी के पास मिले कई एजेंसियों के आईडी कार्ड और हथियार। रक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला। दिल्ली में 16 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग समेत दूसरे फ्लाइंग एक्टिविटीज पर लगी रोक। सीमा हैदर ने नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के पास लगाई गुहार। सीमा की वकील का दावा। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश। समुद्र में करीब 4.25 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान। यह दिन भर मैं हूं नितिन ठाकुर। मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी आखिरकार टूट गई। सारे दलों, सभी नेताओं और देश के कोने कोने में उस विभत्स वीडियो की जमकर निंदा हुई जो 2-3 दिनों से वायरल है। यौन हिंसा के इस खुले प्रदर्शन पर केंद्र और प्रदेश की सरकारें घिरी हैं, लेकिन सवाल राष्ट्रीय महिला आयोग पर भी उठा है। इंडिया टुडे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग को 4 मई से 15 मई के बीच मणिपुर से कई महिलाओं के रेप की कंप्लेंट मिली थी। जानकारी के मुताबिक हाल ही में 2 महिलाओं के सेक्सुअल हैरासमेंट की घटना के बारे में भी महिला आयोग को शिकायत गई थी। इन शिकायतों पर आयोग ने किया क्या, अब ये सभी जानना चाहते हैं। आज तक रेडियो रिपोर्टर अमित भारद्वाज ने यह पूरा मामला रिपोर्ट किया है, हमने उनसे बात की। अमित, सबसे पहले बताइए कि महिला आयोग को कंप्लेंट की शक्ल में किन घटनाओं की जानकारी थी और उस पर किया क्या गया? इंटरनेट पे फिलहाल एक वीडियो वायरल है मणिपुर से, जो 4 मई का बताया जा रहा है, और उसमें हमने देखा है कि किस तरह से दो कुकी महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है और उनको निवस्त्र करके परेड कराया जा रहा है। इस वीडियो के बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन अहम बात यह है कि क्या ये पहला वाकया था, पहली बार नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को पता चला कि इस तरह की घटना हुई है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 12 जून को एक कंप्लेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को भेजा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजा गया था, जो इंडिया टुडे आज तक ने के पास है वो कंप्लेंट की कॉपी, और उसमें बाकायदा जिक्र किया गया इस घटना का कि किस तरह से 4 मई को 2 महिलाओं के साथ, कुकी जोमी ट्राइब की महिलाओं के साथ, जो स्पेसिफिक गांव से बिलोंग करती थी, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से, सबका जिक्र है मणिपुर का, और किस तरह से उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ, उनको नेकेड करके परेड कराया गया, और क्या क्या उनके साथ किया गया, इसका पूरा ब्यौरा है। इसके साथ साथ 4 मई की 2 और घटनाओं के बारे में चर्चा है। साथ ही एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किस तरह से एक क्राउड घुसकर जो कुकी महिलाएं थी, लड़कियां थी, स्टूडेंट्स थी, उनको ढूंढ रही थी, उसका जिक्र है। 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस की घटना हुई है, 22 वर्षीय एक नर्सिंग स्टूडेंट है और उनकी मित्र है, ये भी कुकी महिलाएं हैं, इनके साथ क्या कुछ हुआ उसका पूरा ब्यौरा है। और साथ ही साथ 15 मई को 18 वर्षीय एक लड़की के साथ सेक्सुअल वायलेंस, रेप की घटना होती है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नागालैंड में होता है, उसका भी पूरा का पूरा ब्यौरा इस कंप्लेंट में दिया गया था। यानी कि
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास इस मामले की जानकारी 12 जून को ही आ गई थी। फिर वीडियो वायरल होने के बाद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का क्या मतलब है? पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसको लेके कई सारे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये जो दलील है कि महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए फिर जो एक्शन लिया गया उसमें सतर्कता बरती गई, तो ये दलील कितनी ठीक लगती है? आपने तो कंप्लेंट देखी है। देखिए, ऐसे मामलों में जब आप देख रहे हैं कि इंटर ट्राइब इस तरह की युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई हो, जहां पे कुकी और मैती दो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनके बीच में जबरदस्त इस वक्त वायलेंस का मई से ही वायलेंस का दौर चल रहा है, जुलाई का महीना आ गया है। ऐसे में कोई भी तर्क ये कहना कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए आपने एक्शन नहीं लिया या एक्शन में डिले हुआ, ये अपने आप में बेईमानी लगती है। और जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि आप देखिए, अगर 4 मई वाले आप वीडियो की बात करें जिसका जिक्र 12 जून की कंप्लेंट में बाकायदा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ की गई थी, उस कंप्लेंट के अंदर ये बताया गया कि ये दोनों महिलाएं एक रिलीफ कैंप में है। जब वो चिट्ठी भेजी गई थी उस वक्त तक वो रिलीफ कैंप में थी। यानी कि आपको ना केवल जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, जिन्होंने इस तरह का अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, बल्कि इन महिलाओं को रीच आउट करके उनको जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल काउंसलिंग की जरूरत थी वो देने की जरूरत थी। क्योंकि इस तरह का ट्रॉमा है जहां पे इतनी बड़ी भीड़ आपके साथ जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको परपिट्रेट कर रही है, तो ऐसे में आप मनोस्थिति समझ सकते हैं उस महिला की, उन महिलाओं की, माफ कीजिएगा। तो ये तर्क तो बहुत ही बेईमानी है कि हम क्योंकि महिलाओं के प्राइवेसी को कंसर्न रख रहे थे, तो यहाँ तो उनकी सेफ्टी का सवाल। पहले आप जो इंसान है, व्यक्ति है, वो सेफ रहेगा, तब उनकी प्राइवेसी पे आप जाएंगे ना। तो सबसे पहले कार्रवाई नहीं करना ये कोताही है। जब राष्ट्रीय महिला आयोग तक मामला आया तो उसको क्लब करके एक साथ, जिस तरह से रेखा शर्मा ने इंडिया टुडे आज तक के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हमने क्लब करके वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजी को एक्शन लेने के लिए कह दिया था, और उस पर कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा जाना, उस पर एक एटीआर नहीं मंगाना, ये तमाम चीजें जो है पूरे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को हमारे सामने रख रही है। और अपने आप में जो सिस्टमैटिक जो लूपहोल्स थे उसको एक्सपोज कर रहा है, जो बिहेवियर रहा है। अहम बात यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा, उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट किया है आज की जो मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजी हैं, वो उनकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उस पर जो कार्रवाई की मांग की गई थी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने इस बात को आज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को भी बताया। यानी कि पूरा जो सिस्टम है वो आप कह सकते हैं मणिपुर की इस एथनिक वायलेंस के दौर में एक तरह से कोलैप्स हुआ है, और उसकी जो खामियां है या जो उसका सड़ांध है वो एक्सपोज हो रहा है अब इस तरह की वीडियोस के बाहर आने से, कंप्लेंट्स के बाहर आने से, और जो तमाम अब रिपोर्ट्स जर्नलिस्ट एक के बाद एक कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करके, तो उससे जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है वो और फर्दर एक्सपोज हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। 1993 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल में एक पुलिसिया कार्रवाई में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। तब यहाँ लेफ्ट का शासन था और ममता बनर्जी उन दिनों कांग्रेस में थी। तब से अब तक वो इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाती हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ममता ने तृणमूल कांग्रेस की एक रैली को कोलकाता में संबोधित किया, लेकिन इस बार मौका खास था क्योंकि इसी हफ्ते की शुरुआत में 26 विपक्षी पार्टियां एकता का ऐलान कर चुकी हैं। अब इसमें टीएमसी तो शामिल है ही, वो लेफ्ट भी शामिल है जिसके खिलाफ शहीद दिवस मनाया जाता है। दीदी इसके बावजूद राज्य में अपने विरोधी वाम मोर्चे पर काफी हमलावर दिखीं। अब राजनीति पर नजर रखने वाले पूछ रहे हैं कि विपक्षी एकता के लिए इस तरह के अवसर कितने बड़े संकट बन सकते हैं जब दिल्ली जीतने के लिए दोस्त बने दल अपने राज्यों में दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे। ये पूछा मैंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को दशकों से देख रहे समझ रहे सीनियर जर्नलिस्ट जयंतो घोषाल से। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और ममता बनर्जी सबसे बड़ा दल है और भाजपा कोशिश करते करते आज सबसे बड़ा प्रधान प्रतिपक्ष बन गए हैं। अभी जो विपक्ष ने जो इंडिया बनाया और वो इंडिया मोदी जी, अमित शाह जी का जो
इतना बड़ा राज है, भाजपा का 303 सरकार है, उसको गिराने का इरादा है 2024 में, और उसके लिए अलायंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अलायंस जो हो रहा है वो तो चुनाव के बाद, चुनाव में भाजपा का क्या नतीजा हुआ उसके बाद, लेकिन उसके पहले अभी तक जो भी मीटिंग हुई है बिहार में या बैंगलोर में, सिर्फ अंतर यह है कि पहले 2019 में ये भी नहीं हुआ था, अलायंस भी नहीं हुआ था। अभी लग रहा है कि डू और डाई सिचुएशन है, और इस समय मोदी जी को मतलब अगर हटाना है तो सब मिलजुल के करना है। एक पार्टी नहीं कर सकता है। जैसे भाजपा एक पार्टी 303 है, वैसे ऑपोजिशन में ऐसे कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस भी अकेले सरकार नहीं बना सकता, ये कांग्रेस को भी महसूस कांग्रेस कर रहा है, और इसीलिए कांग्रेस भी, मजबूरी सबका है, और ये मजबूरी के कारण जो अलायंस है, इसमें आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी तो उद्धव ठाकरे का शिवसेना और नक्सलाइट दीपंकर भट्टाचार्य, दो एक्सट्रीम है। कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं हो सकता है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट अलायंस, मतलब आइडियोलॉजिकल अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट एडजस्टमेंट भी कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के खिलाफ जो बोल रहे हैं, क्योंकि सीताराम येचुरी ने भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, सीपीएम इज वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन। तो मुझे लगता नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, अलायंस जो भी होगा वो नेशनल लेवल पे, और वो भी चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़े। लेकिन सीट एडजस्टमेंट अगर नहीं होगा, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है, और उसमें इंडियन सेकुलर फोर्स भी है, क्या अभी तक कांग्रेस हाईकमांड अभी तक कोई मैसेज दिया है, कोई स्टेटमेंट किया है? अधीर चौधरी ने कुछ बोला है कि हम लोग ये ब्रेक कर रहे हैं अलायंस कम्युनिस्ट के साथ, और ममता जी के साथ हम अलायंस करने के लिए तैयार है? नहीं है ना। तो इसीलिए जहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का ये मिनिमम शहीद दिवस में भी यूनिटी नहीं होता है, जहां सीट एडजस्टमेंट बहुत दूर की बात है, जहां कम्युनिस्ट और कांग्रेस का रिश्ता अभी भी जारी है, तो वो नेशनल लेवल में अलायंस करेंगे और सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा, मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि असंभव लगता है, ये संभव नहीं है। जैन, तो ऐसी क्या मजबूरी है ममता और लेफ्ट की कि दोनों इंडिया महागठबंधन के बैनर तले एक होने के बावजूद कलकत्ता में अपनी दुश्मनी नहीं भूल पा रहे? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर कभी सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता है ना, क्योंकि दोनों का मजबूरी है। कांग्रेस और भाजपा ये प्रधान मेन अपोजिशन है पूरी देश में। ऐसे पश्चिम बंगाल में भी मेन अपोजिशन तो तृणमूल वर्सेस सीपीएम था ना, कांग्रेस खत्म हो गया था, कांग्रेस का मेन स्पेस तो तृणमूल ने ले लिया, और उसके बाद सीपीएम का 30 साल का राज, कम्युनिस्ट का जो अनुशासन, और भाजपा उस समय ममता के साथ था। तो इसीलिए ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट का जो मतलब लड़ाई जो देखे हैं हम लोग, और आज भी जो 21 जुलाई के जो वर्कर जो मरे हैं, वो तो सीपीएम के राज में, और पुलिस के जो पुलिस था वो सीपीएम का पुलिस था। तो इसीलिए बेसिकली जैसे कांग्रेस का हिस्ट्री, इतिहास, कभी बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे पश्चिम बंगाल के राजनीति में भी सीपीएम को कभी ममता सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और ममता के भी साथ जाना सीपीएम के लिए, जो हमको मतलब पावर से गिराया, उसको सपोर्ट करना वो तो असंभव लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत। तो ये बात हुई तृणमूल कांग्रेस की रैली की। इसी हफ्ते सोमवार को सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी का बयान भी आया था कि टीएमसी के साथ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में बंगाल में विपक्षी एकता अभी तो बस दिखावे की दोस्ती ज्यादा लग रही है। उधर आज बनारस में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद पर दावेदारी के विवाद में जिला अदालत का फैसला आया। ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर था या नहीं था, इसका पता लगाने के लिए हिंदू पक्ष आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग कर रहा था। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। इसी पर बीती 14 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी, और तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 4 अगस्त तक इस सर्वे की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। और आगे की कार्रवाई कैसे चलेगी, यह हमने पूछा यूपी आज तक के ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक से। देखिए, कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि ये जो ज्ञानवापी परिसर है, इस पूरे परिसर का, खास करके सिर्फ जो वजू खाना है जहाँ पर जो सील किया गया है, जहाँ पर एक शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी और जिसे हिंदू पक्ष ने
शिवलिंग कहा था, मुस्लिम पक्ष ने जिसे फवारा कहा था, उस पूरे इलाके को छोड़ करके बाकी पूरे इलाके का साइंटिफिक सर्वे ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, करेगी। इसमें एक खास बात यह है कि जो पश्चिम की दीवारें हैं जिस पर हिंदू देवी देवताओं या हिंदू प्रतीक चिन्ह की आकृतियां उकेरी हुई नंगी आंखों से दिखाई देती हैं, अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, इसके अलावा जो है कि का गुंबद है, इन गुंबदों पर और खास करके वो चबूतरा है जिसके नीचे जो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो जिसके बारे में हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिवलिंग या ऐसी चीजें मिल सकती हैं, उन चीजों पर फोकस करते हुए पूरा साइंटिफिक सर्वे करने का निर्देश दिया है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि 4 अगस्त तक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो पर्सनली आकर के अदालत को ये बताएं कि आखिर वो इस सर्वे को, इस साइंटिफिक सर्वे को करेंगे कैसे, क्योंकि बिना किसी छेड़छाड़ के, किसी भी तरीके से कोई उसे हानि न पहुंचे, कोई क्षति न हो और कोई छेड़छाड़ न हो, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए वो इसका पता लगा सकते हैं, ISI पता लगा सकती है कि आखिर ये पूरा परिसर क्या है, इसकी उम्र क्या है, इसका चरित्र क्या है, ये किस तरीके का परिसर है। तो ये बेहद अहम है और आज का जो ये फैसला है ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ये एक मील के पत्थर जैसा फैसला है इस पूरे विवाद में। अभिषेक, चूंकि मामला पॉलिटिकली काफ़ी चर्चित हो चला है, लोगों तक भी बात पहुंच रही है कोर्ट की हर बार जो भी हो रहा है, तो 2 साफ धड़े बटे हुए हैं। मेरा सवाल है कि आज के फैसले को क्या हिंदू पक्ष की शुरुआती जीत कहा जा सकता है, जैसा कि वो दावा भी कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही फैसला आया, जो हिंदू पक्ष है वो बहुत ही ज्यादा खुशी में, वो एक तरीके का जुबिलेंट था, वो अपबीट था और खुशी उनके चेहरों से दिखाई दे रही थी। जो चारों महिला याचिकाकर्ता हैं वो सब गा रही थी, नाच रही थी। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला एक जीत जैसा फैसला है। उन्हें लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ये साइंटिफिक सर्वे होगा तो ये चीख कर ये जो रिपोर्ट होगी वो कहेगी कि ये एक हिंदू मंदिर था जिसे मस्जिद में तब्दील किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी इसकी जरूरत नहीं थी, जब तक पूरी तरीके से उसके एविडेंस सामने नहीं आ जाते, पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, बिल्कुल आखिर में इसके लिए जाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब देखना है कि क्या हाईकोर्ट जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इस पर रोक लगाता है या फिर 4 अगस्त को जब ASI अपने अधिकारियों के साथ ASI की टीम आएगी तो वो इस पर क्या कहती है। लेकिन आज का जो फैसला है उसने हिंदू पक्ष को जरूर मुस्कुराने की वजह दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। पिछले 10 दिनों में हमारे देश ने चावल की कीमत में 20% बढ़ोतरी देखी तो सरकार से देखा नहीं गया। उसने एक नोटिफिकेशन निकाला जो कह रहा था कि गैर बासमती सफेद चावल अगली सूचना तक विदेश में नहीं बेचा जाएगा। चावल के मामले में भारत की दुनिया में अहमियत आप ऐसे समझिए कि विश्व भर में चावल के निर्यात का 40% हिस्सा भारत से जाता है। अब क्योंकि चावल कई देशों में रोजाना की थाली का अहम हिस्सा है तो भारत की ओर से लगाया गया बैन इन देशों के लिए चिंता की बात हो सकता है। हालांकि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ छूट देने की बात तो कही है, जैसे ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जिन जहाज़ों में चावल की लोडिंग शुरू हो गई वो चावल बेचेंगे। इसके अलावा उन देशों को भी चावल भेजने की अनुमति होगी जिन्हें पहले से इजाज़त मिली हुई है भारत सरकार की। तो सरकार ने फैसला सिर्फ और सिर्फ बढ़ती कीमतों के कारण लिया या और भी वजह हैं, ये समझने के लिए हमने बात की दीपा सिन्हा से। वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती हैं और इनका फूड और हंगर से जुड़े विषयों पर गहरा अध्ययन है। महंगाई एक रीजन है, लेकिन महंगाई के पीछे और बैन के पीछे दूसरा कारण ये है कि अभी तक हम श्योर नहीं है कि इस साल की फसल कैसे होगी, क्योंकि बारिश, जबकि कुछ इलाकों में तो बाढ़ भी आई है, लेकिन खास करके जहाँ पे चावल उगाई जाती है दक्षिण भारत में, वहां पे बारिश की थोड़ी कमी भी रही है और बारिश सही समय पर भी नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कि अगले 1 महीने बारिश कैसे होगी और उसके चलते धान का फसल कैसा होगा, और ये डर है कि इस बार की फसल थोड़ी कम हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ये बैन के पीछे। दीपा, भारत सरकार ने कुछ छूट के साथ चावल, गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर बैन तो लगा दिया
वर्ल्ड मार्केट पर इसका आप क्या असर देखती हैं? भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। 40% ग्लोबल ट्रेड चावल में भारत की ही होती है। तो इस पर ये, लेकिन सिर्फ ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बासमती राइस है। तो हो सकता है कि अभी उतना कोई असर ना पड़े। तो इस पर एक्चुअली भारत अगर भेजना कम करे, इसमें ये असर हो सकता है कि ग्लोबली, मतलब बाकी देशों में भी दाम बढ़ जाए, क्योंकि वहां पे भी चावल कम मिलेगा। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सिचुएशन नॉर्मल कब तक हो सकेगी? देखिए, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये बारिश से भी जुड़ा हुआ है और पहले से ही थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी कि इस साल ये एल नीनो का इफेक्ट हो सकता है और फसल कम हो सकती है। और गेहूं का भी हमारा पिछले साल कम था, इस साल पिछले साल के तुलने पे ठीक था, लेकिन अगर हम पिछले 5-6 साल का एवरेज देख ले तो गेहूं भी कम रहा है। तो इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमें पीडीएस चलाना है, बाकी जो स्कीमें हैं सरकार की, और यहाँ के लोगों को सही दाम में मिले, तो ये एक्सपोर्ट पे रोक हमें लगाना पड़ रहा है। ये हमें देखना पड़ेगा कि अगले साल क्लाइमेट की भी क्या स्थिति होगी, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन इससे सीख ये भी है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हम सोचें कि खेती किस तरह से चल रहा है और एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट ना हो, कि अलग अलग चीजें अगर उगाएं और खाएं, तब ये जो रिस्क है और वॉलेटिलिटी है वो घटेगा। मैम, लेकिन इससे ये भी दिख रहा है कि कहीं पे सरकार भी समझ रही है कि ये दाम बढ़ने का और चावल का मार्केट में आने का कुछ कंसर्न रह सकता है। तो इसमें हमें पहले से थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि अगर खरीदी भी सरकार की कम होगी तो पीडीएस कैसे चलेगा, और अगर उसमें चावल की कमी है तो क्या मोटे अनाज हम उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि वेलफेयर स्कीम्स की भी प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा। तो भारत सबसे ज्यादा गैर बासमती सफेद चावल थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और यूएसए को निर्यात करता है। तो अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। दुनिया में क्या क्या चल रहा है देखिए तो बड़ी हैरत होती है। लोग कैसे कैसे रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरे नाखून दुनिया में सबसे लंबे हैं, कोई कह रहा है कि भाई मैंने सबसे ज्यादा दिन तक नहीं नहाने का रिकॉर्ड बनाया है। एक साहब ने कहा कि भाई उनके बाल सबसे लंबे हैं, तो एक सबसे घनी भावों का दावा कर रहे थे। यहां तक कि सबसे ज्यादा लोगों का एक साथ खड़े होकर गाना गाने, सबसे ज्यादा देर तक बिना रुके बोलने, सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने का रिकॉर्ड भी बन चुका है। इसी तरह की खबरें देखकर एक भाई जिनका नाम है टेम्बो इबीर, नाइजीरिया में रहते हैं, उन्होंने भी सोचा कि हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। पर कौन सा रिकॉर्ड बनाया उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था। काफी दिन तक उन्हें समझ नहीं आया तो दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने कहा कि क्या यार, जब देखो रिकॉर्ड रोते रहते हो। बस यहीं से आइडिया चमका। टेम्बो ने कहा कि अपन रोने का रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे ज्यादा देर तक लगातार रोने का। तो बस टेम्बो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से बात की और वो शुरू हो गया। उसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर फॉलोअर्स से कहा कि आप लोग मुझे अपने दुख दर्द बताइए, मैं आपकी तरफ से रोऊंगा। टेम्बो ने अपने पास एक टाइमर भी रखा और फिर रोना शुरू कर दिया। दावे के मुताबिक वो 7 दिन तक लगातार रोता रहा। 7 दिन तक यानी 1 हफ्ता नॉन स्टॉप। इस रोने का उसने वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाला। 7 दिन तक रोने का वीडियो उसने कई गुना तक स्पीड बढ़ाकर 2 घंटे 7 मिनट में बना दिया। उसकी इस वीडियो को पूरी दुनिया में 5.5 मिलियन लोग देख चुके हैं अब तक। लेकिन इसके बाद 2 बड़ी बातें हुई। एक तो ये कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल्स ने कहा कि इसे टेम्बो का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो औपचारिकताएं पूरी नहीं की जो रिकॉर्ड शुरू करने से पहले की जाती है। सिर्फ इन्फॉर्म करने से कुछ नहीं होता। तो एक तो ये खेल हो गया, और दूसरा ये हुआ कि 8वें दिन ही टेम्बो को अचानक सर में दर्द शुरू हो गया। उनका सर घूमने लगा। 7 दिन तक लगातार दहाड़े मारकर रोने से उनके सर में तेज दर्द हो रहा था। आंसू आने बंद हो गए, आवाज बैठ गई, आंखें बुरी तरह सूज गईं, और तो और उन्हें दिखाई देना भी कम हो गया। वो डॉक्टरों के पास भागे तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई वो पार्शियली ब्लाइंड हो चुके हैं, यानी आंशिक तौर पर अंधे। उनका सर दर्द से अब भी फट रहा है और वो लोगों को ऐसी किसी भी बेवकूफाना रिकॉर्ड बनाने से मना कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि इसी वजह से वो पार्शियली ब्लाइंड हुए या कोई और वजह है, पर ऐसा माना जा रहा है कि 7 दिन तक लगातार रोने की वजह से टेम्बो का ये हाल हुआ।
तो रिकॉर्ड बनाने की सनक ने अच्छे खासे एक आदमी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। तो आज है शुक्रवार, सुनना मत भूलिएगा बल्ला बोल। इसमें क्रिकेट की हलचलों को हम समेटते हैं और बताइएगा कैसा लगा radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी वीकेंड।